आज हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित जो संधि है, कक्षा 9 में भी है, कक्षा 11 में है और कक्षा 12 में है। इसको आज हम लोग शुरू करेंगे मतलब समझ रहे हैं, मतलब आज ये खत्म नहीं होगा। आगे आपको हम बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। आइए पहले सर्वप्रथम हम लोग संधि है क्या, इसकी परिभाषा इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संधि वर्णों में होती है। संधि किस में होती है? वर्णों में होती है, अक्षरों में। शब्दों या पदों में संधि नहीं होती है। दूसरा इसका नियम है कि संधि तत्सम शब्दों में, केवल तत्सम वर्णों में, तत्सम शब्द के जो वर्ण हैं उन्हीं में, तत्सम में होती है। आइए इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं, बीच में इससे जुड़ी सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। परिभाषा है, दो समीपवर्ती वर्ण, जो दो पास वाले वर्ण जब आपस में मेल होता है उनका, और उससे जो परिवर्तन होता है या दोष होता है, या यूं कहें कि विकार होता है, विकार माने दोष होता है, तो उसे संधि कहते हैं। आई बात क्लियर, बात समझ में आई? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, या यूं कहें कि दोष को, या जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है, या उसी को संधि कहते हैं। हम एग्जाम्पल्स दिए हैं दो यहां पर, वेदांत और परमार्थ। ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो हम किए हैं इसको वर्तनी कहते हैं। अगर हम लोग सबसे अच्छा संधि में कुछ विचारणीय बिंदु है करते समय, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जब दो हिस्सा होता है, जब उसका हम लोग विच्छेद करते हैं संधि का, तो जो दो हिस्सा होता है, तो कहीं परिभाषा में तो नहीं है, डिफिनेशन में नहीं है, लेकिन 90% करीब करीब आपको 90-95% ऐसा मिलेगा कि दोनों ही हिस्सों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो ये आपको समझने के लिए, आपको कार्य करने के लिए ये एक सुविधा है, इसको आप बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों को दिक्कत होती है कि आखिर कैसे क्या करें, तो बहुत आसान तरीका है। हम इसको वर्तनी कहते हैं हिंदी में, जैसे वेदांत है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि व्यंजनों का उच्चारण अपने आप तो होता ही नहीं है, बिना स्वर की मदद के। व्यंजन उसी को कहते हैं जिसमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है, जिसके उच्चारण में, उसी को व्यंजन कहा जाता है। तो अगर हम उसको अलग अलग कर दें तो बात को समझ में आ जाती है। ये व के नीचे हलंत, अर्थात इसके अंदर जो स्वर लगा हुआ था वो हट गया, अब ये शुद्ध व्यंजन हो गया। ये है शुद्ध व्यंजन व। इसको व्यंजन को हल भी कहते हैं, जानते रहिए, हल, ह ल नीचे हलंत ल के हल भी कहते हैं। और उसके बाद ये जो एक ही का जो स्वर लगा हुआ है, मात्रा जो लगे हुए है, चिन्ह जो लगा हुआ है, वो ए, द और आ। वेद फिर आधा नौ है, इसलिए नौ, आधा नौ का मतलब कि इसमें स्वर नहीं है, ये प्योर व्यंजन है नौ। तो ये नौ, त और त के साथ अ। तो ये जो हुआ, हम तो एक आप लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे कि आपको जितने भी अपने मित्रों के नाम, अपने परिवार के नाम, इसका एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लें, जानते रहे। इसे हिंदी में वर्तनी कहते हैं, इसी को आप अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, अरबी में, उर्दू में हिज्जे कहते हैं, बांग्ला में बानन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ वेदांत का, इसका मतलब ये हुआ स्पेलिंग अंग्रेजी में, इसी को हम लोग हिंदी में वर्तनी कहते हैं। अब देखिए, चूंकि आगे जब हम आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, जब इनके भेदों को और नियमों को,
तो आप लोगों को बताएंगे। यहां देखिए आ जो है, आ यहां पर एरो करके दिखाया हुआ है। इस आ का निर्माण कैसे हुआ है? अ और अ मिलकर के दो सवर्णमल वर्ण जब आपस में संयोग स्थापित करते हैं तो वहां पर दीर्घ हो जाता है उनका। तो ये अ और अ मिलकर के आ हो गया। अगर हम इस अ को द के साथ मिला देते हैं तो जिसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि पूरा हो गया, तो ये दो पूरा हो गया। तो यहां फिर हम दिखाए भी हैं आपको, वो में एक ही मात्रा लगाइए, वे और द, और ये अ आ गया द के साथ, तो वेद और अंत। अंत अ जो है न से पहले। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही काम करते करते आपका ध्यान हम खींचते रहेंगे, बताते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है स्वर जो है व्यंजन के बाद जुड़ता है। क्यों? कि व्यंजन को आवश्यकता है स्वर की उच्चारण के लिए। स्वर का अपना स्वतंत्र उच्चारण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये जब आया अ, तो ये स्वतंत्र अपने आप में यहां पर आया अ, न से पहले, और आधा न और त, आधा न। देखिए इसके बाद और कोई स्वर नहीं है न के बाद, फिर त है सीधा। इसका मतलब कि इसमें स्वर विहीन न है, मतलब प्योर व्यंजन है। तो न और त के साथ अ, अंत, वेद धन अंत, वेदांत। तो यहां विकार किसमें हुआ? ये जो आ है, ये दो अ मिल करके आ बना था। ठीक है ना, ये क्लियर। उसी तरीके से परमार्थ। अब इसकी वर्तनी हम लिख लिए, प हलंत अ, र में अ है, म के साथ आ है, तो ये आ, और फिर र आधा र है ऊपर, तो र और थ पूरा है, तो थ और अ, तो ये हो गया परमार्थ। ठीक है ना। अब इसमें कहां पर ये जैसे ही हम इसको ऐसे करते हैं तो तुरंत हमको एक बात आपको जो हमने बताया कि ध्यान दीजिएगा कि जो ये दोनों हिस्से होंगे, जैसे वेद, हमारा वेद जो है उसके लिए यह संज्ञा, और अंत है ना, इन दोनों शब्दों का अपना अर्थ है। तो ये आप तुरंत आपका दिमाग वहां पहुंच जाएगा कि इस वर्ण में यहां पर विकार हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आ, इसका भी निर्माण और मिलकर के आवा, ये स्वर संधि है। तो स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है। हम आगे जब क्लियर करेंगे स्वर संधि को तो आपको पूरा विधिवत बताएंगे। यहां टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग केवल संधि का परिभाषा में इस एग्जांपल्स को देखें। ठीक है ना। तो ये हो गया प, अ, प, र और अ, र और म, और म के साथ ये जो अ और अ मिलके आ हुआ था, तो ये एक अ आकर के म के साथ संयोग कर रहा है, तो ये पूरा हो गया। और र से पहले ये अ जाकर के मिल रहा है, तो ये अ हो गया। और फिर आधा र है, तो ये जानते हैं आधा र जहां पर भी होता है वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है, अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो ये थ और अ और र, परमार्थ, परम, जिसको आप एब्सोल्यूट कहते हैं, विशुद्ध एकदम, है ना, परम, है ना, परम और अर्थ। ठीक है। अब आइए संधि के भेद को हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। इस बीच आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है जो व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। तो ये वर्ण विभाग का सबसे अहम जो है बिंदु है। अगर ये क्लियर हो गया तो वर्णों के एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को इस शब्द कहते हैं, और एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो ये अगर आ गया तो एक बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। इसलिए आप बिना घबराए जुड़े रहेंगे हमसे, और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आप जुड़े रहे तो संधि जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए इसकी संधि की जो उलझनें होंगी वो खत्म हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी और हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी।
जिससे आप वर्णों का खेल जान जाएंगे और वर्णों से खेलते खेलते शब्दों का खेल जान जाएंगे, शब्दों का खेल जान जाएंगे, वाक्य का खेल जान जाएंगे। अगर वर्णों के ही खेल में आप अधूरे हैं तो फिर वाक्य का खेल कैसे खेलिएगा? ठीक है ना। तो ये एक बार में तो होने से रहा, 2 बार में भी होने से रहा, 3 बार में भी होने से रहा। आप जुड़े रहेंगे हमसे, ये बात एकदम हमारा ये आपसे वादा है कि आपको संधि जो है पूरा का पूरा एकदम फुल कंप्लीट आपको मिलेगा, बशर्ते आप हमसे जुड़े रहे तो। ठीक है, आइए अब आइए संधि के भेद को देखते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सीधी सी बात है, वर्णों का जो है 2 वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है विकार, उसी को संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर और व्यंजन तो पढ़े ही है, जान ही रहे। तो 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं और उनसे जो दोष मिलने से जो दोष उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे जो भी आप संज्ञा दें वो आपका ये ठीक है। तो विकार उसे स्वर संधि कहते हैं। अब चूंकि देखिए, ख्याल कीजिए, इसका हम एग्जाम्पल नहीं दिए, व्यंजन संधि के यहां दिए हैं, इसका इसीलिए एग्जाम्पल नहीं दिए कि ये दोनों ही स्वर संधि है। आई बात समझ में? तो आप इसी को जो है मान लें स्वर संधि की परिभाषा के साथ ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का, व्यंजन अथवा स्वर, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर वर्ण से जब संयोग स्थापित होता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर व्यंजन संधि कहते हैं। वहां पर देखिए, यहां पर लिखे हम, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, दिग्गज। दिग्गज देखिए, इसकी वर्तनी को हमने लिखने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास है, लिखा ही है। ठीक है ना। और आपको फिर याद दिलाएं, अगर संधि पढ़ने, बहुत आसान तरीका है वर्तनी लिखना, जिसे आप अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। ये वास्तव में स्पेलिंग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ये है। ठीक है ना। तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स, घर के मेंबर्स है ना, उनका नाम लिख लिख करके ऐसे आप 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा कि वो अभ्यस्त हो जाएंगे, आप तुरंत आप पकड़ लेंगे, तुरंत बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आइए इसको देखिए, ये दो में छोटी ई, तो छोटी ई गौ है आधा, बिना मतलब प्योर व्यंजन गौ, फिर पूरा गौ है, पूरा गौ अर्थात उस गौ में अ जो स्वर है वो उसमें मिक्स है, मिला हुआ है। तो ये अ और जौ, और जौ के साथ जौ के नीचे हलन तो है नहीं, तो इसका मतलब अस्वर है, दिग्गज। ये इसकी वर्तनी हुई। अब जो है, अब आगे बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, व्यंजन संधि में नियम है कि जब स्पर्श वर्ण के किसी भी वर्ग के, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श वर्ण के किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या कोई स्वर हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो नियमतः क्या हो जाता है, जो पहला वर्ण है अपने वर्ग का पहला वर्ण, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वर्ग तो जानते हैं किसमें होता है, स्पर्श वर्ण में। क से म तक जो है उसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। उसमें आप ध्यान से देखिए तो 5 वर्णों का समूह है। क से अंग, च से य, ट से अण, त से न, प से म। क ख ग घ
च च ज ज ञ ट ठ ठ ड ढ़ त थ थ थ न प फ व म। और ये इनका नामकरण है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनका जो पहला वर्ण है उसी के नाम पर इनका नामकरण हो गया कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, है ना। तो ये उनका नामकरण हो गया। आपको ऊपर बताना ध्यान से उतर गया, इसमें भी है जो हम बताएंगे। इसमें स्वर संधि में 5 नियम है। नियम कहें, भेद क्या कहें, क्यों कि व्यंजन में जितने नियम है उनको भेद नहीं कहा गया, विसर्ग में जितने हैं भेद नहीं कहा गया, और संस्कृत में भी भेद नहीं नियम ही कहा गया है। लेकिन हिंदी में हम लोग इसको भेद कह लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इस विषय में आगे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। काम करेंगे, बातें क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये यहां पर देखिए, ये जो 2 गौ है, तो नियमता क्या कर रहा है कि किसी, ये गौ जो है, ये गौ अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो ये कवर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो ये कवर्ग का तीसरा वर्ण जब है तो और ये भी अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने वर्ग का पहला वर्ण होता है, तब ना ये तीसरा या चौथा वर्ण। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो पहला वाला जो वर्ण है, ये वाला जो वर्ण है, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कैसे, ये किस वर्ग का है, कवर्ग का तीसरा वर्ण है, अर्थात ये कवर्ग का पहला वर्ण है जो तीसरे में चाहिए। यहां से समझ में आ जाएगा आपको, क और ग ये अपने वर्ग का पहला वर्ण और ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण। तो कह रहा कि पहले वाले वर्ण में वर्ण जो है अपने वर्ग का तीसरा होगा। तो ये तो वैसे का वैसे यहां हो गया गौ, ये तो वैसे का वैसे हो गया गौ, यहां पर हलंत ही होना चाहिए। तो और ये जो है, तो ये क्या है, ये तीसरा वर्ण जब है तो इसका मतलब कि ये वाला जो वर्ण है ये अपने वर्ग का पहला है, क्योंकि पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो पहला वाला वर्ण, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की बात है, पहला वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा, गौ होगा, तो इसलिए ये गौ हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखे, यहां से और क्लियर हो रहा है, देखिए ये दो और ई छोटी की मात्रा, गौ गौ, ये तो ये अपने वर्ग का पहला वर्ण क, और गौ औ पूरा हो गया गौ, जो औ पूरा हो गया जो। तो दिक धन गज क्या हो जाएगा, दिग्गज, क्योंकि ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये भी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ये कवर्ग का पहला वर्ण है, ये कवर्ग का पहला वर्ण है क, तो दिग्गज। आइए विसर्ग संधि वैसे ही देखते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग जानते हैं जिसे आप बचपन में पढ़े हैं, अ की मात्रा है ना, उसी को जो प्रतीक है, चिन्ह है अ का, उसी को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया निश्चल, निश्चल, तो इसका वर्तनी फिर हमने लिखा, फिर वहां पर भी ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्दों का अपना अलग अलग होने के बाद उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होगा। 90 से 95% समझने के लिए परिभाषा में कहीं नहीं दिया है, क्योंकि बाद में आपको हम बताएंगे कि अर्थ नहीं भी होता है, आता है ऐसा। तो ये 9 छोटी ई, ये 100, इसमें स्वर नहीं है, आधा है, तो ये 100, चौ के साथ स्वर है य, तो च, ल के साथ भी अ स्वर है, निश्चल। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद च या छ आता है तो, विसर्ग के बाद ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद च या छ आता है तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है ना, तो ये नियम है। तो उस नियम के अनुसार ये क्या हो गया, ये स की जगह पर ये विसर्ग हो गया, है ना, क्योंकि यहां पर ये च है। ठीक, स के बाद च दिखा रहा है, तो नियम के अनुसार विसर्ग के बाद च या छ आता है, चवर का पहला दूसरा वर्ण च या छ आता है, तो विसर्ग का, इस विसर्ग का है ना क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए निश्चल हुआ, यहां क्लियर हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, न और ई, नि, और इसके बाद ये विसर्ग और च और अ, ल और अ, है ना, चल। तो नि, अब यहां से और ध्यान से देखिए और क्लियर हो रहा है, विसर्ग ये रहा, विसर्ग के बाद च, तो नियमतः विसर्ग संधि का जो नियम है उसके हिसाब से ये यहां पर विकार हो रहा है, ये दोष हो रहा है, यहीं पर ये उत्पन्न हो रहा है, तो ये श में तब्दील हो गया, है ना। तो और कोई स्वर तो है नहीं, इसलिए ये निश्चल। अब हम लोग कल के अगले वीडियो में क्या करेंगे कि स्वर संधि के जो नियम है, 5 भेद कह लें, प्रकार कह लें, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इस पर हम लोग कार्य करेंगे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आप ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं तो फिर संधि के लिए हमेशा हमेशा के लिए संधि की सारी जो है समस्याएं जो है सुलझ जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं, मैं बहुत कई एक आध लोगों से मैंने पूछा, एक आध बच्चे भी हमको एडवाइस किए कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जाने से उतना लंबा देख नहीं पाएंगे, इसलिए कोई भी वीडियो आधे घंटे से अधिक का न हो। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि आधे घंटे में संधि आपको पढ़ा दी जाए, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक वर्ण विभाग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 3 विभाग व्याकरण में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ने हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आधे घंटे में जो एक सबसे मुख्य प्रतिनिधि है एक विभाग का, उसका जो है समापन कर दिया जाए, ये संभव हमारी समझ से नहीं है ना। तो आपको यही सलाह है मेरी कि आप बिना घबराए, मैं यहां से आपको काम करते रहूंगा और आपका कार्य है कि आप उसे ध्यान से उसको देखें, समझें और संधि की एक एक गुत्थियां, कहीं से कुछ भी अछूता नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आपका क्लियर होगा। भाग 1 भाग 2 ऐसे करके जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पूरा संधि को आपको समझना होगा तो भाग 1 से स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि कभी भाग 3 देख लिए तो फिर भाग 1 देख लिए, उसके बाद भाग 2 देख लिए, भाग 4 देख लिए। ये ऐसे करने से तो आपको बात पूरी क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं होगी, क्रम टूट जाएगा, है ना। तो आज के लिए, क्योंकि अगर आज हम क्लियर करना चाहते हैं स्वर संधि को फिर बताना शुरू करें तो संभव ही नहीं है कि वो पूरा पांचों का पांचों जो उसका नियम है उस पर हम काम कर सकें और वीडियो जो है हमारी आधे घंटे की, करीब 25 मिनट से आधे घंटे की हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों को यही सलाह है, फिर आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको यही सलाह है कि आपको मुझसे जुड़े रहना है और संधि एकदम क्लियर होगा, हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।